अक्सर लोग बुरे वक्त में पैसों की तंगी से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। मगर क्या हो जब कोई धूर्त चालाक व्यक्ति इंश्योरेंस से मिलने वाले फायदे का इस्तेमाल गलत तरीके से उठाने लगे। वेल, आज की कहानी एक ऐसे भारतीय शख्स की है जो कनाडा में रहते हुए पहले तो फर्जी कार एक्सीडेंट दिखाकर काफी पैसे इंश्योरेंस कंपनियों से ठगता है, फिर आगे चलकर इंश्योरेंस के पैसों की लालच में अपनों की जान लेने लगता है। ये 12 दिन के अपने जुड़वा बच्चों तक को नहीं बख्शता है। इस शख्स का नाम था सुखविंदर सिंह ढिल्लों। तो आखिर सुखविंदर सिंह ढिल्लों की पूरी कहानी क्या है? ये भारत से कनाडा कैसे पहुंचा, वहां ये क्या करता था और लोगों की जान कैसे लेता था, और इन सब का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। लोगों को ये इतनी दर्दनाक मौत देता था कि सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। वैसे तो इस कहानी की जड़ें भारत से भी जुड़ी हुई हैं, मगर इन सब की शुरुआत होती है कनाडा से। कनाडा के रहने वाले क्लिफ एलियट नाम के व्यक्ति मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस नाम की कंपनी के लिए काम किया करते थे। 2 अगस्त 1996 को जब ये अपने ऑफिस जाते हैं तो उनके जूनियर कंपनी की ओर से भेजे गए कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लिफ को दिखाते हैं। ये डॉक्यूमेंट रणजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति के इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ा हुआ था। रंजीत की उम्र 25 साल थी। वो मूल रूप से भारत के जलंधर, पंजाब का रहने वाला था। रंजीत की मौत 23 जून 1996 को हुई थी। मौत से ठीक 5 दिन पहले यानी 18 जून 1996 को ही रंजीत के नाम की 2 लाख अमेरिकी डॉलर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई थी। इंश्योरेंस के पैसों के लिए सुखविंदर सिंह ढिल्लों नाम के व्यक्ति ने क्लेम किया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो रंजीत का चाचा था। इंश्योरेंस का पैसा देने से पहले कंपनी अपने लेवल पर जांच पड़ताल करती है। बस यही जांच पड़ताल की जिम्मेदारी अब कंपनी द्वारा इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर क्लिफ एलियट को दे दी जाती है। पहले तो क्लिफ एलियट फोन के जरिए सुखविंदर से बात करता है और फिर सुखविंदर से कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम फाइनल करने से पहले मुझे आपसे मिलकर कुछ सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। फिर 12 अगस्त 1996 को क्लिफ एलियट 10 बजे सुबह सुखविंदर के घर पहुंच जाते हैं। सुखविंदर के यहां पहुंचने के बाद क्लिफ एलियट जरूरी काम निपटाने लगते हैं। साथ ही साथ सुखविंदर से बातचीत भी करते रहते हैं। बातचीत के दौरान क्लिफ एलियट को लगता है कि वो सुखविंदर से पहले भी मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, क्लिफ एलियट को ये घर भी जाना पहचाना लगता है। फिर भी क्लिफ एलियट इस बात को नजरअंदाज करके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने में लग जाते हैं। सुखविंदर सिंह ढिल्लों बातचीत के दौरान खुद को रंजीत का चाचा बताता है। जब क्लिफ एलियट रंजीत की पत्नी के बारे में सुखविंदर से पूछते हैं तो सुखविंदर कहता है कि रंजीत की मौत के बाद वो कहां गई, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। रंजीत के माता पिता के बारे में भी सुखविंदर क्लिफ एलियट को कोई जानकारी नहीं देता है। क्लिफ एलियट प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर भी पहले काम कर चुके थे। उसे शक होने लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए अब वो सुखविंदर से जुड़ी जानकारी निकालना शुरू करता है। पूरी तहकीकात के बाद पुरानी फाइल से क्लिफ एलियट को कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसे देखकर क्लिफ एलियट शॉक्ड रह जाता है। जानकारी के मुताबिक सुखविंदर ने लगभग 17 महीने पहले एक महिला के मरने के बाद भी लगभग 3 लाख अमेरिकी डॉलर इंश्योरेंस के पैसे हासिल किए थे। मरने वाली महिला का नाम प्रवेश कौर था। प्रवेश कौर सुखविंदर की पहली पत्नी थी। प्रवेश की मौत भी बेहद ही रहस्यमयी तरीके से अचानक हो गई थी। उसकी भी मौत का कारण डॉक्टर को समझ में नहीं आया था। दूसरी तरफ रंजीत की मौत का कारण भी डॉक्टर की समझ के बाहर था। रंजीत भी मरने से पहले बिल्कुल स्वस्थ था और उसकी भी मौत अचानक से हुई थी। ये सब बातें अब सुखविंदर को क्लिफ एलियट की नजरों में संदिग्ध बना देती हैं और अब जानबूझकर क्लिफ एलियट इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देता है और वो अपने शक की जानकारी स्थानीय पुलिस के एक बड़े अधिकारी को देते हैं। क्लिफ एलियट शक जताता है कि शायद इन दोनों ही रहस्यमयी तरीके से हुई डेथ के पीछे सुखविंदर सिंह ढिल्लों का ही हाथ है और शायद इंश्योरेंस के पैसों के लिए ही वो कुछ खेल खेल रहा है। मगर ये सब बस शक था, कंफर्म कुछ नहीं था, और चीजों को कंफर्म करने के लिए जरूरी था कि सुखविंदर की पूरी कुंडली खंगाली जाए। तो आखिर ये सुखविंदर सिंह ढिल्लों कौन था? सुखविंदर सिंह ढिल्लों का जन्म 9 मई 1959 को पंजाब में हुआ था। ये एक संपन्न परिवार से था। इसके बावजूद
ये और बेहतर जिंदगी की तलाश में 1981 में कनाडा आ जाता है। कनाडा आने के बाद सुखविंदर अलग अलग कामों में हाथ आजमाता रहता है, मगर कहीं भी उसका मन नहीं लगता है। छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने के बाद कुछ समय तक तो वो लोहे की फैक्ट्री में भी काम करता है। कुछ समय बाद वो नौकरी छोड़कर बस ड्राइवर बन जाता है, मगर इसमें भी उसका मन नहीं लगता है। 1983 में सब कुछ छोड़कर वो वापस भारत आ जाता है। 1981 में कनाडा जाने से पहले सुखविंदर की सगाई प्रवेश ग्रेवाल नाम की एक लड़की से हो चुकी थी। 1983 में जब सुखविंदर कनाडा से वापस भारत आता है, तो जल्द ही प्रवेश ग्रेवाल की शादी सुखविंदर सिंह ढिल्लों से हो जाती है। शादी के बाद प्रवेश कौर अपने पति के साथ कनाडा चली आती हैं। शादी के समय सुखविंदर प्रवेश कौर के परिवार वालों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। उन्हें वो बताता है कि कनाडा में उसने बहुत सारा पैसा कमाया है और अपनी बड़ी सी कंपनी भी बना ली है। प्रवेश कौर भी बड़ी ही उम्मीद के साथ कनाडा आ जाती हैं कि यहां उसे बेहतर जिंदगी मिलेगी, मगर यहां तो हकीकत कुछ और ही थी। कनाडा में अब तक सुखविंदर फटेहाल स्थिति में रह रहा था। यहां वो मशरूम फार्म में मशरूम हार्वेस्टिंग का मामूली काम किया करता था। बहुत जल्द ही सुखविंदर की सच्चाई प्रवेश कौर को पता लग जाती है। सुखविंदर ने ना सिर्फ झूठ बोलकर शादी की थी, बल्कि वो अब अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना भी शुरू कर देता है और उसे भी जबरदस्ती काम पर भेजना शुरू कर देता है। मजबूर होकर प्रवेश कौर भी मशरूम फार्म में काम करना शुरू कर देती हैं। फिर इसके बाद एक के बाद एक कई और कामों में भी प्रवेश कौर हाथ आजमाती हैं। ये सब कुछ वो पति की जिद पर कर रही थीं। इन सब के बीच प्रवेश कौर और सुखविंदर सिंह ढिल्लों के घर दो बेटियों का भी जन्म होता है। समय के साथ पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होने की बजाय और कड़वे होते जाते हैं। इन सब के पीछे का कारण था सुखविंदर का जरूरत से ज्यादा लालची होना। बस उसे पैसों की भूख थी। सुखविंदर सिंह ढिल्लों के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि 1990 तक तो वो इधर उधर छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपनी जिंदगी चलाता रहता है, मगर 1991 से ये फर्जीवाड़े की दुनिया में कदम रखता है और पहली बार 18 फरवरी 1991 को फर्जी इंश्योरेंस क्लेम का दावा करता है। दरअसल तब ये एक पेंट फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन ये फर्जी चोट का बहाना करके दावा करता है कि काम करने के दौरान वो ऊंचाई से गिर गया है और अब उसे चलने फिरने में काफी मुश्किल हो रही है, इसलिए उसे वर्कर्स कंपनसेशन बोर्ड से मुआवजा चाहिए। इस दावे के बाद सुखविंदर सिंह को 1991 में लगभग $19,000 का मुआवजा मिलता है। यह रकम सुखविंदर के लिए काफी बड़ी थी। बस इसके बाद तो उसे इस बात की लत लग जाती है और फर्जी तरीके से वो अगले 4 सालों में $70,000 से ज्यादा की उगाही करने में कामयाब हो जाता है। अब तक सुखविंदर को यह बात तो समझ आ चुकी थी कि उसके लिए मेहनत करके पैसे कमाने से ज्यादा आसान फर्जी तरीके से पैसे कमाना है। अब वो फर्जीवाड़े के नए नए तरीके ढूंढना शुरू करता है। इसी दौरान उसे कार इंश्योरेंस के बारे में भी पता चलता है। अब सुखविंदर कार इंश्योरेंस में भी फ्रॉड का रास्ता निकाल लेता है और फर्जी तरीके से गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाना और फिर गाड़ी डैमेज के नाम पर इंश्योरेंस क्लेम करना शुरू कर देता है। इस तरीके से 1994 तक लगभग 8 साल में 15 फर्जी एक्सीडेंट क्लेम करते हुए सुखविंदर $1,45,379 की एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम हासिल करता है। कमाल की बात तो ये थी कि सुखविंदर ने पंजाब में रहते हुए मुश्किल से 5वीं तक की पढ़ाई ही की थी। इसके बावजूद वो कनाडा में रहते हुए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख गया था। अब सुखविंदर के पास इतना पैसा जमा हो चुका था कि वो अपना कोई बिजनेस कर सकता था। अक्टूबर 1994 में सुखविंदर यूज्ड कार के बिजनेस में हाथ आजमाता है। उसका ये बिजनेस चल निकलता है और ठीक ठाक कमाई करना शुरू कर देता है। वो कुछ समय बाद अपनी यूज्ड कार की डीलरशिप भी शुरू कर देता है, जिसका नाम अपनी छोटी बेटी के नाम पर अमन ऑटो रखता है। 1994 के दौर में ही सुखविंदर की मुलाकात रणजीत सिंह खेरी नाम के एक और भारतीय युवक से होती है। रंजीत की उम्र यही कोई 23 साल के आसपास थी। वो भी काम की तलाश में था। बातचीत के बाद रणजीत सिंह को सुखविंदर अपने साथ रख लेता है। दोनों मिलकर काम करते रहते हैं। इसी बीच आ जाता है साल 1995। 3 फरवरी 1995 को अचानक सुखविंदर सिंह की पत्नी प्रवेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो उल्टियां करना शुरू करती है और उसका शरीर अकड़ने लगता है।
उसका शरीर इतना ज्यादा अकड़ जाता है कि शरीर की हड्डी मुड़कर धनुष की तरह हो जाती है। तत्काल ही प्रवेश को अस्पताल ले जाया जाता है। प्रवेश से पहले आज तक अस्पताल वालों ने किसी भी मरीज को इस तरीके की हरकत करते हुए नहीं देखा था। डॉक्टर के लिए भी ये अजूबा केस था। डॉक्टर को ना तो प्रवेश कौर की बीमारी समझ आती है और ना ही कुछ उचित इलाज ही समझ में आता है। फिर भी अपने अनुभव पर डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। इसके बावजूद प्रवेश कौर कोमा में चली जाती हैं और फिर 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। काफी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर की टीम डेथ के रूट कॉज का पता लगाने में नाकाम रहती है। प्रवेश कौर का विसरा सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए दे दिया जाता है। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों प्रवेश कौर के इंश्योरेंस के पैसों के लिए क्लेम करता है। क्लेम प्रोसेस की जांच के लिए क्लिफ एलियट ही आते हैं। सारी जांच पड़ताल में सब कुछ नॉर्मल ही लगता है और फाइनली सुखविंदर को कुल मिलाकर $3 लाख का क्लेम मिल जाता है। इन सब खुलासों के बाद कनाडा में इस मामले की जांच कर रही टीम भारत आती है तो यहां कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे के मुताबिक पहली पत्नी प्रवेश कौर की मौत के कुछ ही दिनों बाद सुखविंदर सिंह भारत आता है और यहां पहले ये सरबजीत कौर बराड़ नाम की एक महिला से शादी करता है। फिर चुपके से तीसरी शादी खुशविंदर प्रीत कौर तूर नाम की महिला से कर लेता है। इन दोनों ही शादियों में सुखविंदर दहेज के रूप में कोई सामान नहीं लेता है, बल्कि ससुराल वालों से कहता है कि वो शादी के बाद कनाडा जाकर ही रहेगा। पत्नी भी साथ ही रहेगी तो ऐसे में सामान लेकर क्या ही करेगा। इसके बदले उसे पैसा दे दिया जाए। सुखविंदर के ससुराल वाले ऐसा ही करते हैं। दोनों ही शादियों से सुखविंदर को काफी अच्छा पैसा मिलता है। अब कुछ समय तक तो सुखविंदर सिंह भारत में ही रहता है। इसी बीच सरबजीत कौर बराड़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। इधर सुखविंदर को भारत में रहते हुए काफी समय हो चुका था और अब वो कनाडा वापस जाना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि 2 पत्नी और 2 जुड़वा बच्चों को कनाडा लेकर कैसे जाए। इसलिए वो अब इन लोगों से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाता है और चुपके से अपने दोनों जुड़वा बच्चों को कुछ जहरीला पदार्थ खिलाकर मार देता है। हालांकि इस बात का खुलासा आगे की जांच में होता है। मृत्यु के समय तो परिवार वाले यही समझते हैं कि बच्चों की मौत अचानक से किसी बीमारी से हुई है। इतना ही नहीं, कनाडा वापस जाने से पहले 1996 में ही ये अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर प्रीत कौर तूर को भी धोखे से वही रहस्यमयी जहरीला पदार्थ देकर उसकी भी हत्या कर देता है। परिवार वाले उसकी भी मौत को नेचुरल मानकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। 2 बच्चों और तीसरी पत्नी से पीछा छुड़ाकर बड़े आराम से सुखविंदर अपनी दूसरी पत्नी को यह कहते हुए कनाडा निकल जाता है कि बहुत जल्द उसे भी वो अपने साथ लेकर कनाडा जाएगा। कनाडा वापस आने के बाद सुखविंदर एक बार फिर से अपनी यूज्ड कार के बिजनेस में लग जाता है। इसी बीच सुखविंदर को एक दिन एक बड़ी जमीन की डील मिलती है। सुखविंदर का सपना था कि वो एक अपना बड़ा सा गैराज खोले और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर बढ़ाए। उसके लिए एक बढ़िया सी जमीन की जरूरत थी। ये जमीन खरीदने का ऑफर सुखविंदर को मिल चुका था, मगर समस्या ये थी कि कुछ पैसे कम हो रहे थे। फर्जी तरीके से इसने काफी पैसे कमाए थे। कार बेचकर भी इसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका था, मगर अब भी जमीन के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। इसलिए अब ये पैसों के जुगाड़ में लग जाता है, मगर लंबे समय तक पैसों का कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हो पाता है और एक के बाद एक कई बार जमीन की डील की फाइनल डेट को बढ़ाना पड़ता है। जब कहीं से सुखविंदर को पैसों की मदद नहीं मिल पाती है तो वो एक खतरनाक प्लान बनाता है और फिर साजिश के तहत एक दिन गाड़ी के इंश्योरेंस के बहाने अपने पार्टनर रंजीत को इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में लेकर जाता है। यहां आकर सुखविंदर जानबूझकर गाड़ी के इंश्योरेंस की बात करते करते पर्सनल इंश्योरेंस की बात निकालता है और फिर गाड़ी की बजाय अपना और अपने पार्टनर रंजीत का $1-1 लाख का पर्सनल इंश्योरेंस करवा लेता है। यहां सुखविंदर रंजीत को समझा देता है कि हम दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। अगर दुर्भाग्य से मेरी मौत हो गई तो वो पैसा तुम ले लेना और बिजनेस में लगा देना, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो पैसा मैं ले लूंगा और बिजनेस को बढ़ाऊंगा ताकि बिजनेस ना डूबे। रंजीत सुखविंदर की जाल में उलझ जाता है और इस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हामी भर देता है। फिर रंजीत की पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर सुखविंदर सिंह ढिल्लों अपना नाम जुड़वा लेता है।
सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद 18 जून 1996 को रंजीत की पॉलिसी इशू हो जाती है। इसी के बाद बेहद ही रहस्यमयी तरीके से अचानक रंजीत को भी उल्टियां होने लगती हैं। उसका भी बदन अकड़ने लगता है। दर्द से वो चीखने चिल्लाने लगता है और तत्काल ही उसे अस्पताल लाया जाता है। यहां तड़प तड़प कर रंजीत की भी मौत हो जाती है। रंजीत की मौत के कुछ समय बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों रंजीत के नाम पर जारी हुए इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करता है। इतनी जानकारी बाहर आने के बाद कनाडा से एक टीम भारत जांच करने के लिए आती है और पूरी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद बच्चों के शव को बाहर निकाला जाता है और फिर उसे भी जांच के लिए भेजा जाता है। दूसरी तरफ कनाडा में भी रंजीत और प्रवेश का जो विसरा सुरक्षित रखा गया था, उसे भी और गहराई से जांच के लिए आगे भेजा जाता है। भारत में हुए जांच में बच्चों के शरीर में काफी अधिक मात्रा में एक खतरनाक केमिकल पाया जाता है, जबकि बच्चों की मां दावा करती है कि उसने बच्चों को कोई दवा नहीं दी थी। दूसरी तरफ कनाडा में प्रवेश और रंजीत के विसरा रिपोर्ट से खुलासा होता है कि उनके शरीर में खतरनाक लेवल में स्ट्रिक्नीन नाम का जहर पाया गया है। इन सब खुलासों के बाद फाइनली 1997 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में तो ये सभी मौतों में अपने हाथ से इनकार करता है, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है सुखविंदर सिंह का गुनाह सामने आने लगता है। खुलासे के मुताबिक एक दिन सुखविंदर अपनी पत्नी के खाने में स्ट्रिक्नीन मिला देता है, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। उसने साजिश के तहत ही पत्नी की जान लेने से पहले उसका इंश्योरेंस करवाया था। रंजीत के बारे में खुलासा होता है कि वो कुछ थकान की शिकायत सुखविंदर से करता है। सुखविंदर पहले से ही मौके की तलाश में था, इसलिए जैसे ही रंजीत थोड़ी सी थकान के बारे में बात करता है, वो उसे एक टैबलेट दिखाते हुए कहता है कि यह जादुई टैबलेट है, इसे खाते ही काफी ताकतवर फील करोगे, यहां तक कि इससे तुम्हारी सेक्सुअल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुखविंदर के ये कहने पर रंजीत वो टैबलेट ले लेता है। फिर सोने से पहले वो दवा खा लेता है और कुछ पल पत्नी के साथ बिताता है, मगर इसी के बाद उसकी स्थिति बिगड़ना शुरू होती है और इस तरीके से तड़प तड़प कर ये भी मर जाता है, जैसे सुखविंदर की पत्नी प्रवेश कौर की मौत हुई थी। भारत में उसने अपनी तीसरी पत्नी को भी सरदर्द की दवा के नाम पर यह जहर देकर मौत के घाट उतारा था। यह हत्या उसने बस पीछा छुड़ाने के लिए की थी, क्योंकि भारत में ना तो बच्चे की मौत पर और ना ही सुखविंदर की तीसरी पत्नी की मौत पर किसी को शक हुआ था और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसलिए भारत में तो सुखविंदर पर कोई केस नहीं चलता है, मगर कनाडा में उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगता है और फाइनली 2001 में उसे रंजीत और प्रवेश कौर की मौत का दोषी करार दिया जाता है। अदालत द्वारा सुखविंदर सिंह ढिल्लों को 25 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट द्वारा यह भी साफ कर दिया जाता है कि 25 साल से पहले सुखविंदर को पेरोल भी नहीं मिलेगी। इसके बाद सुखविंदर को कनाडा के ओंटारियो शहर के वार्कवर्थ इंस्टीट्यूट जेल में डाल दिया जाता है। वो बीच में कई बार इस सजा के खिलाफ अपील भी करता है, मगर ऊपरी अदालत द्वारा उसकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। 25 साल की सजा काटने के दौरान 16 नवंबर 2013 को ही जेल में सुखविंदर सिंह ढिल्लों की अचानक मौत हो जाती है। सुखविंदर को कनाडा में हैमिल्टन सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।